सहज अर्श, पांचों जो चारों अर्श थे वो क्लियर हो गए थे। सहज अर्श भी देख लिया था, है ना। घ्राण सिरा अक्षिनासा श्रवण हो रहा था, सतत मूत आंत्र पूजन आटोप हो रहा था। मैंने बताया था सतत मतलब रेगुलर होगा, क्योंकि उसको सहज है, कंजेनाइटल बचपन से, तो सहज मतलब लगातार उसको प्रॉब्लम्स रहेगी। हृदय उपलेप अरोचक, हृदय तक बात इसलिए जाएगी क्योंकि वो कंजेनाइटल है, तो बहुत सीवियर सीवियर चीजें अपने को दिख रही थी सहज में, ऐसा अपन ने उसको समझा था। उसके बाद देखते हैं साध्य साध्यता के बारे में वो लिख रहे हैं 17 श्लोक। 17वें श्लोक में देखिए उसके बाद कि बाह्य मध्य वली स्थानाम प्रतिकुर्यात भिषग्यो है। जो बाह्य स्थित अर्श है, 3 वलियां हैं अपने पास प्रवेश, तो जो बाह्य स्थित अर्श है, बाह्य वली और मध्य वली, मतलब बाहर वाली और बीच वाली वली में स्थित अर्श को प्रतिकुर्यात भिषग्यो, मतलब उसका प्रतिकार करना है, उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, बाह्य स्थित और मध्य स्थित। लेकिन अंतर्वली समुत्थानाम प्रत्याख्याचरित, जो अंतर्वली में बहुत ज्यादा डीप, सबसे इंटरनल वाली वली में स्थित है, उसको आपको प्रत्याख्य कहना चाहिए, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उनकी चिकित्सा निषेध करके या असाध्य कहकर करें। तो उनको बता दें कि भैया इसको कोई मतलब नहीं है, ट्रीटमेंट हम कर दे रहे हैं, आप बोल रहे हो तो, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो प्रत्याख्य कह के चिकित्सा करना है अंतर्वली की, और बाह्य और मध्यवली में आपको चिकित्सा आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला देखते हैं। हाँ, अर्श के बाद कुछ और भी जगह पे होने वाले अर्श के बारे में सुश्रुत ने यहाँ वर्णन किया है निदान स्थान में। कभी कभी लिंगार्श वगैरह का भी रेफरेंस बन जाता है ना। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले लिंगार्श ही आया है। लिंगार्श में देखो क्या लिखा है, पहली लाइन छोड़ो, दूसरी लाइन काम की देखो। प्ररोहा पिच्छेल रुधिर स्त्राविणो जयंते कूर्च किनो अभ्यंतर उपरिष्टाद्वा। ये इंपॉर्टेंट है कि कूर्च किनो अभ्यंतर मतलब, और उसके पहले पहली लाइन देखिए हिंदी में लिखी है कि प्रकुपित हुए वातादी दोष मेड्र में जाकर वहां के मांस और रक्त को दूषित करता है। मांस और रक्त को स्टार लगाइए, पढ़ा है आपने पहले, और उसको अपनी ट्रिक क्या होती है मांस और रक्त की, कैसे याद करते हैं अपन मांस और रक्त को। राम से, आर लिखो, ए छोटा और एम बड़ा। तो राम, आर छोटा मतलब, ए छोटा मतलब होता है उसका कोई अब्रीविएशन नहीं है, राम मतलब होता है रक्त और मांस। तो ये राम करके जो दूष्य होते हैं ये लिंगार्श में है, पांडु कामला कामला में भी आते हैं, बहुत जगह आते हैं, है ना। भगंदर में आएंगे अभी आगे, है ना। तो लिंगार्श में भी दूष्य पूछता है कभी कभी, तो राम लगाना है आपको। और उसके नीचे देखिए उसका आकार दिखा है, उसमें प्रथम खुजली पैदा करते हैं, खुजलाने से वहां छत बन जाता है, और उस छत में कूर्च के आकार के शिश्न की सुपारी पर या चर्म के ऊपर दूषित मांस के अंकुर पैदा होते हैं, कूर्च के आकार के। आकार इंपॉर्टेंट है ना, कूर्चाकार। तो कूर्चाकार अपने को स्टार लगाना है कि लिंग आर्ष का आकार कैसा बताया, कूर्च के समान। केतु शेफो विनाशयंत उपघनंती च पुंसत्वम, और ये क्या करेगा, जो अर्श जहाँ पे है वहीं पे कुछ करेगा। तो ये कहाँ पे है, मेड्र पे है, तो मेड्र में पुंसत्व उपघतन करेगा और मेड्र का विनाश करेगा, बस वही लिखा है देखो। रक्त का स्राव होता है, अधिक बढ़कर वे अंकुर लिंग तथा पुंसत्व को नष्ट कर देते हैं। लिंग और पुंसत्व को नष्ट करेगा क्योंकि वहीं का है, जहाँ का अधिष्ठान है वहीं पे नाश करेगा। उसके बाद देखो, योनिम अभिप्रपन्ना सुकुमारान दुर्गंधान पिच्छल रुधिरान स्ताविन्य छत्राकारान करीरान जनयन। अब योनि में भी अर्श होता है, उसमें भी दूषित दूष्य वही है, योन्यास लिंगार्श योन्यास सब में क्या है, रामी है। लेकिन योनि में होने वाला अर्श का आकार कैसा है, छत्राकार प्लस करीर करीरान जनयंती, इंपॉर्टेंट है। पिछले स्तर में भी होगा, यहाँ भी मांस रक्त की दूषित होंगे। लेकिन नीचे देखिए, चिपचिपे रक्त का स्राव करने वाला छत्र के आकार के अंकुर उत्पन्न होते हैं, छत्राकार को स्टार लगाना। तो चीज काम की निकल के आ रही है, एक तो राम, तो रक्त और मांस दूष्य है। दूसरा लिंग की लिंग में जो लिंगार्श हो रहा है उसकी आकृति कैसी आ रही, कूर्च, है ना, लिंग की आकृति कूर्च, और योनि अर्श की आकृति छत्राकार आ रही है। याद कैसे रखना है, देखो योनि जो होती है ना, योनि का मुख जो होता है वो गर्भाशय का मुख, योनि का मुख जो होता है वो छत्र के समान खुलता है। कब, जब बर्थ होती है बेबी की, तो योनि का मुख जो बंद रहता है वो प्यूबर्टी के बाद, और उसके भी बाद जब बर्थ कैनाल नैरो होती है, वो वाइड होती है, तो वो छत्र के समान खुल जाता है। तो छत्र के समान कौन खुलेगा,
भाई लिंग तो खुलेगा नहीं, तो योनि खुलती है क्योंकि उसको बर्थ देना होता है। तो बर्थ के समय जो नैरोइंग ऑफ कैनाल होती है, बर्थ कैनाल का वाइडनेस होता है, उसको अपन छत्र से कोरिलेट कर सकते हैं। तो छत्राकार योन्यार्श का है, तो बचा क्या, कूर्चाकार, तो कूर्चाकार उसमें लिंग में लगा देंगे, ऐसे याद हो जाएगा। और दोनों में दूषित तो कॉमन ही है, राम मास और रक्त। क्लियर, यहाँ कोई डाउट? और ये क्या करेगा योनियार्ष, ये आर्तव का विनाश करेगा, क्योंकि इसका अधिष्ठान वहां है, उसका लिंग में था तो वो लिंग का पुंसत्व का नाश कर रहा था, ये योनि में इसलिए आर्तव का नाश करेगी। ये भी क्लियर, कुछ खास नहीं है। अगले श्लोक पे देखते हैं अपन, बाकी के अर्श की भी बात हुई है कि नाभि में प्राप्त हुए वातारी दोष। अब अगर यही दोष नाभि में कोई अर्श उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है? देखो क्या लिखा है, नाभि में अभिप्रपन्ना सुकुमारान दुर्गंधान पिच्छिल्लान गंडूपद मुख सदृशान करीरान जनयति। वेरी इंपॉर्टेंट। तो करीर को स्टार लगाओ, करीर दोनों में है, काय में, करीर को अपन रिपीट वाला साइन लगाएंगे। करीर के समान अर्श जो है वो लिंगार्श में भी है, और सॉरी योन्यार्श में भी है, और नाभि में भी है। ठीक है ना? तो नाभि और योनि दोनों कैसे हैं? दोनों स्त्रीलिंग वाले वर्ड हैं। देखो, एक लिंग होता है, एक नाभि होता है, एक योनि होता है। योनि और नाभि दोनों लिंग स्त्रीलिंग वर्ड है ना, इसलिए दोनों में करीर कॉमन है। अब समझ भी नहीं आता है क्योंकि याद ये नहीं रहता है करीर दोनों किस में कॉमन थे, तो लिंग को हटा दो, वो मेल वर्जन है या मेल वर्ड है। तो नाभि और योनि दोनों में ही क्या कॉमन है? करीर कॉमन। तो करीर को हटा दो, और क्या बचा? गंडूपद मुख सदृशान, गंडूपद के समान मुख सदृशान होता है। तो मुख याद रखना, मुख, गंडूपद मुख बोल रहा है ना वो। मुख कहाँ होता है? मुख नाभि मुंह होता है। नाभि में अपना छोटा सा एक मुख होता है, नाभि मुख बोलते हैं उसको, है ना? तो मुख कहाँ होता है? नाभि में। वहीं पे एक छोटा छिद्र होता है जहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड दिखती है, वहां पे गड्ढा सा दिखता है। तो मुख कहाँ होता है? नाभि में। इसलिए नाभि में कौन सा आकार का होगा? गंडूपद मुख। तीनों क्लियर हो गए? कोई डाउट इन तीनों में? ठीक। उसके बाद आते हैं तैर ऊर माता श्रोत्रादि, श्रोत्रादि घ्राण, अगर श्रोत्र या घ्राण या कहीं पे अर्श होता है तो उनको क्या होगा? देखो आगे लिखा अगली लाइन में, उसी के नीचे, तत्र कर्ण जेशु बाधिर्यम शूलम पूति कर्णता नेत्र जेशु वर्तम अवरोधो वेदना स्त्रावो। ठीक है। घ्राण जेशु प्रतिश्यायो अतिमात्रम शवथु, घ्राण में अगर होगा तो वो प्रतिश्याय और बहुत मात्रा में छींक लाएगा। ऑब्वियसली नासा में कोई चीज अगर बीच में फंस जाएगी तो छींक बहुत आएगी और प्रतिश्याय होगा। ऐसे ही कर्ण में अगर हुआ तो कर्ण जेशु बाधिर्यम शूलम, बाधिर्य हो जाएगा, शूल हो जाएगा, पुति कर्णता हो जाएगी। और नेत्र में भी वर्त्म का अवरोध हो जाएगा, वेदना होगी। और क्या दिख रहा है? कृच्छ उच्छ्वासता पूति नश्यम, ये भी नश्य का ही है, नासा का। सिरो दुखम को भी अंडरलाइन कर दें। सिर भी कब दुखता है? नासा अर्श का लक्षण है। नासा में अगर अर्श हुआ तो सिरो दुखम होता है, तो सिर का द्वार ही नासा है, इसलिए सिरो दुखम कहाँ होगा? नासा अर्श में। वक्त्रजेषु कंठौस्त तालू नाम अन्य स्तिमित तैर गदगद वाक्यता रसाज्ञानम मुख रोगाश्च भवन्ति। और मुख में अगर अर्श होगा तो पूरे मुख की चीजें आएंगी। देखो लिखा ही है, कंठोस्त तालु, है ना, मन्या, स्तिमित, गदगद वाक्यता, वाक्य बोलने में गदगदता आएगी, अच्छे से बोल नहीं पाएगा। तो ये पूरे मुख के लक्षण मिल रहे हैं। रसज्ञानम, ये भी कायम होगा मुख अर्श में। ये रीड करने की चीज है, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं। बस आपको तीन आकार अच्छे से याद रखना है, उनके दूसरे याद रखना है, बाकी के लक्षण तो जहाँ के वो हो रहा है वहीं का लक्षण उसमें रिफ्लेक्ट होगा। फिर देखते हैं अगला श्लोक 20। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्या है 20 में? देखो, चर्म कील का वर्णन है। चर्म कील क्या होता है कि स्किन पे अगर कोई अर्श हुआ या स्किन पे अगर कोई अर्श जैसी आकृति हुई तो उसको इनने चर्म कील नाम दिया है। ये इंपॉर्टेंट। चर्म कील क्या होता है? चर्म नाम से क्लियर है, चर्म मतलब स्किन और कील मतलब कील। तो चर्म के ऊपर कोई कील जैसी आकृति बन गई है, दैट इज चर्म कील। तो उस चर्म कील के दोष चार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो वही लिख लो ऊपर। चर्म कील के दोष चार हो, भेद चार। देखो, व्यानस्तु प्रकुपिता श्लेष्माणम। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसके दोष क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो व्यानस्तु प्रकुपिता श्लेष्माणम मतलब व्यान वायु और कफ दोनों को स्टार लाके साइड में लिखते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है? चरम कील की ट्रिक क्या होती है? वेरी गुड, वी वी के, बड़ा वी, छोटा वी और के।
केवीवी है एक्चुअली, वो वीवी के नहीं होता, केवीवी। केवीवी मतलब छोटा वी और फिर बड़ा वी, मतलब व्यान वायु, और के से कफ। तो केवीवी इसकी होती है, और एक और होता है जिसकी केयूवी होती है। केयूवी किसकी होती है? वेरी गुड, नासा प्रतिनाह की, वहीं पे लिखिए। केयूवी मतलब कफ और उदान वायु। ये कफ और उदान वायु दूषित होते हैं नासा प्रतिनाह में। और केवीवी मतलब होता है चर्म कील के दोष। दोनों को अच्छे से याद रखना, हमेशा याद रहेंगे। डिफरेंस करना आना चाहिए बस कि केवीवी किस में है और केयूवी किस में है। तो एक है चर्म कील, एक है नासा प्रतिनाह। तो यू की आकृति में कौन रहती है? अपनी नाक। देखो ऐसी आई है और फिर जैसी यू जैसी बनी। यू की आकृति में कौन है? नासा, इसलिए केयूवी नासा प्रतिनाह का है। जबकि स्किन तो अपनी फ्लैट है, प्लेन है, इसलिए वो सीधी सीधी है। केवीवी, बात खत्म, प्लेन। तो केवीवी चर्मकील, केयूवी नासा। ये क्लियर हो गया दोष। अब देखते हैं कैसा होता है इसका कीलवद अर्शांशी निर्वर्तन। इनकी जो आकृति होती है वो कीलवत होती है, लिखा ही है हमने तो चर्मकील, है ना। प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ संयुक्त होकर त्वचा के बाह्य प्रदेश पर स्थित तथा कील के समान अर्श उत्पन्न करता है, उसे अर्श को चर्मकील कहते हैं। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे उसके दोष देखो। तेषु कीलेषु निस्तोदो मारुतेन उपजायते। बस निस्तोदो को अंडरलाइन कर। यही कील अगर वातज रहेगी या वात दोष में प्रोमिनेंट रहेगा तो उसमें क्या दिखेगा? निस्तोद दिखेगा। तो निस्तोद को स्टार लगा लो, वैसे भी अंडरस्टूड है। निस्तोद कौन सी कील का लक्षण है? वातज कील का, वैसे भी लगा दोगे आप। श्लेष्माणा तु सवर्णत्वम ग्रंथित्वम च विनिर्दिशेत। श्लेष्माणम मतलब कफज चर्म कील में, सवर्णत्वम और ग्रंथित्वम दो चीज जाएगी। दोनों को स्टार लगाओ। देखो सवर्ण होता मतलब, सवर्ण मतलब होता है गोरा, स्किन के वर्ण का। सवर्ण मतलब और सवर्णीकरण करना, तो गोरा कर देना। गोरा हमेशा कफ के लिए यूज होता है, इसलिए सवर्णत्वम और ग्रंथित्वम दोनों कफ के लिए यूज होंगे। उसके बाद आता है पित्त शोणितजम रोक्ष्यम कृष्णत्वम शुक्लता। है बहुत इंपॉर्टेंट। पित्त शोणितजम, पित्त शोणित मतलब पित्त और रक्त की दृष्टि से। अगर चर्म कील में पित्त और रक्त की दृष्टि हुई तो क्या देखने लक्षण देखने को मिलेंगे? रोक्ष्यम बड़ा इंपॉर्टेंट। रोक्ष्यम आप लगा दोगे काय में? वातज कील में, तो वहीं आपको निपटा देगा वो। शुक्लता आप लगा दोगे कफज में, कृष्णत्वम भी आप लगा दोगे वातज में। तो तीनों लक्षण को ऊपर टॉप पे डाला के लिखने वाला पॉइंट है ये। कृष्णत्वम, रोक्ष्यम और शुक्लता तीनों पैत्तिक और रक्तज, पित्तज रक्तज चर्मकील के लक्षण है, ना कि वात के, ना कि कफ के। आई बात समझ में? कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनको ऊपर लिख के एसिड से याद करना पड़ता है। उनको वहीं से ऊपर लिख के स्टार लाके डब्बा बना के लिख लो, जिससे आपको दिखे जितनी बार आप पेज पलटाओ। तो रोक्ष्यम, कृष्णत्वम, शुक्लता काय के हैं? पित्त और रक्तज दूषित चर्मकील का लक्षण। ये स्टार लगाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। उसके बाद समुदीर्ण खरत्वम च चर्मकीलस्य लक्षण। पित्त और रक्त की दृष्टि में होने उसे में कालापन, लालिमा एवं कफ से स्निग्धता तथा वायु से तीव्र परुषता भी होती है ना। और समुदीर्ण, अगर उसमें कालापन तथा लालिमा होती है, और कफ अगर है तो उसमें कभी कभी स्निग्धता भी रहती है, और वायु अगर तीव्र है तो उसमें परुषता भी रहती है। समुदीर्ण खरत्वम च चर्मकीलस्य लक्षण। नीचे अष्टांग संग्रह जी ने भी विमर्श में लिखा है, देखो कि वातेन तोद पारुष्यम, पित्ताद असित वक्त्रता, श्लेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रंथित्वम सवर्णता। और श्लेष्मा में उन्होंने बढ़िया स्निग्धता और ग्रंथित्व ही बोली, जैसे अपन ने सुश्रुत में पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार कौन से भेद हो गए? सबसे पहले याद रखो, वात, पित्त, कफ और रक्त, बीपी के आर, चार भेद होते हैं चर्मकील के। ठीक, ठीक है। 23rd श्लोक पे चलते हैं। 23 में कुछ खास है क्या? श्रेष्ठ वैद्य मेद्र नाभि नासा आदि स्थानों में उत्पन्न अर्श के जो लक्षण संक्षेप में कहे हैं,
उन्हें व्यास विस्तार से कहे हुए अर्श के लक्षणों के अनुसार दोषादि कल्पना समझकर चिकित्सा द्वारा ठीक करें। मतलब जो अर्श की चिकित्सा आप है, जो अभी डिटेल में अपन ने पढ़े, आगे भी पढ़ेंगे, कल अपन अर्श की चिकित्सा पढ़ेंगे, वैसी ही चिकित्सा करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको अधिष्ठान वाइज बदलना है, बाकी अर्श की चिकित्सा एक ही रहती है ना। ठीक है, तत्सर्वम प्राग विनिर्दिशात साध्य, ये भी ठीक है। 24 वाले में कुछ खास है क्या? अर्शस्तु दृश्यते रूपम यदा दोषस्तु संसर्गम तम विजानिया संसर्ग षड्विधा। हाँ, ये सेकंड हाफ को स्टार लगा लो, थोड़ा अंडरलाइन कर लो कि संसर्गम तम विजानियात संसर्ग षड्विधा। मतलब संसर्ग मतलब क्या समझते हैं? संसर्ग मतलब क्या होता है? हाँ, संसर्ग मतलब संयोग। तो संयोग किसका होगा? संयोग तो तीन का भी हो सकता है, तो तीन के संयोग को भी संसर्ग बोलेंगे क्या? ये संसर्ग का मीनिंग क्या है? किसी भी दो दोषों का मिलना संसर्ग होता है, पात हो जाएगा। तो संसर्गज अर्श की संख्या कितनी होती है? कभी कभी ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो कि संसर्गज अर्श कितने होते हैं। अपन नया सोचते हैं कि ये क्या आया, कहाँ से आया, क्या पता कहाँ से पूछा होगा। तो कुछ नहीं करता, यही पूछता है कि संसर्गज अर्श मतलब तीन दोष हैं, दो दो का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कितने होंगे? छह ही होंगे। एक का दो के साथ, दो का तीसरे के साथ, चौथे का पांचवे के साथ, छह ही होंगे ना। तो वही तीन दोष का अगर संसर्ग करोगे तो छह वेद होते हैं, इसलिए संसर्गज अर्श भी छह ही होते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, उसको एज इट इज याद रखना। क्वेश्चन बर्बाद करते हैं लोग ऐसे भी, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद कुछ खास नहीं है, सब छोड़ो छाड़ो। आखिरी की लाइन पढ़ लो बस, 27 श्लोक कि सर्वास्युर्वलयो ये शाम दुर्नाम अभिरूप उपद्रवा तैस्तु प्रतिहतो वायुर अपाना सन्निवर्तते ततो व्यानेन संगस्य ज्योतिर्मृदाति देहिनाम। मतलब इन मनुष्यों की तीनों वलियां, तीनों ही वलियां अर्श से पीड़ित हो गई हों, उसके उनकी नीचे से अर्श के अंकुरों द्वारा प्रतिहत अपान वायु ऊपर की ओर चलकर फिर व्यान वायु के साथ मिलके मनुष्यों की ज्योति का नाश कर देती है ना। जिनकी तीनों वलियां अगर दुष्ट हैं अर्श से, उसमें जो अपान वायु नीचे दूषित रहती है ना, वो ऊपर जाती है प्रतिलोम होकर और व्यान वायु से मिल जाती है, और व्यान वायु से मिलकर मनुष्यों की ज्योति मतलब पाचक अग्नि को नष्ट कर देती है। बस इसी बात रखना, ज्योति करके इसमें एक श्लोक आया रेफरेंस के लिए, बस रीड कर लेना। ये अर्श में अपन ने पढ़ा था ऐसा कुछ। ठीक, ये आपका अर्श हो गया, 15 मिनट का ही बचा था। एक दो पॉइंट लिख लो, कहीं कहीं की और शादता भी है इसमें। पहले लिखिए अर्श का उपद्रव। अर्श का उपद्रव क्या होता है पता है किसी को? अर्श का उपद्रव क्या है? उपद्रव क्या होता है? बदोदर कैसे हो जाएगा? उपद्रव होता है उदावर्त, ऊ से उपद्रव, ऊ से उदावर्त। क्या बड़ा लॉजिक है इसमें। उदावर्त, तो अर्श का उपद्रव उदावर्त और अर्श का परिणाम बद्ध बुदोदर। यस, परिणाम बद्ध बुदोदर, ऊ से उपद्रव, ऊ से उदावर्त, सीधा सीधा याद कराया था मैंने। भाई अर्श का उपद्रव क्या होगा? ऊ से उदावर्त। भाई अर्श अगर आगे आपका कोई पैसेज है उसको ब्लॉक करेगा तो उदावर्ती तो होगा उससे, कॉम्प्लिकेशन। इसलिए उपद्रव उदावर्त है। और परिणाम मतलब अगर नहीं ट्रीट हुआ वो, आगे चल के परिणाम क्या होगा? तो बद्धता, बद्ध गुदोदर परिणाम होगा उसका। तो ऊ से ऊ याद रख लो, बच्चा वाला अपने आप लग जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब साध्य साधता लिखो। पहले लिखो कि सुश्रुत ने कृच्छ साध्य किसको बोला। पहले लिखो कृच्छ साध्य क्या क्या है। पहले स्टार लाके एक एक पॉइंट लिखते जाओ। पहले लिखो, एक तो द्विदोषज, द्विदोषज,
द्विदोषज जो अर्श हो तो उसी के नीचे लिखो द्विवली, मतलब दूसरी वली में स्थित हो तो, और तीसरा लिखो 1 वर्ष। तो द्विदोषज, द्विवली और 1 वर्ष, तीनों को आगे ब्रैकेट लगा के लिखो कृच्छ साध्य। द्विदोषज भी कृच्छ साध्य, द्विवली भी कृच्छ साध्य और 1 वर्ष वाला भी कृच्छ साध्य होता है एस पर सुश्रुत। सौरभ कर रहा हूं मैं, क्लास में हूँ, करता हूँ फोन, क्लास ले रहा हूँ बेटा, फोन कर रहा हूँ बाद में, है ना। तो द्विदोषज, द्विवली और 1 वर्ष, ये तीनों कंडीशन कृच्छ साध्य की है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, लेकिन चरक ने इन्हीं को याप पे बोला है, इसको स्टार लगाना। और अंकित एक बार चरक चिकित्सा 14 से चेक करके भी बताएगा कि सही बोल रहा है कि नहीं, अभी या ग्रुप में बता देना। यही 3 कंडीशन चरक ने याप पे के लिए बोली है, ऐसा मेरे को ध्यान है। कौन सी? द्विदोषज, द्विवली और 1 वर्ष, जिसको सुश्रुत ने कृच्छ साध्य बोला। क्लियर है कृच्छ साध्य वाला। उसके बाद आइए कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग याप पे कौन सा है और असाध्य कौन सा है। पहले लिखिए याप पे, उसी के नीचे सेकंड नंबर डाल के लिखिए याप पे की कंडीशन क्या है। याप पे में त्रिदोषज होना चाहिए, लेकिन प्लस त्रिदोषज प्लस अल्प लक्षण युक्त। त्रिदोषज तो है लेकिन अल्प लक्षण है, तो वो याप की कैटेगरी में चला जाएगा हर्ष। तो त्रिदोषज प्लस अल्प लक्षण वाले से आप अल्प लक्षण से उठा लेना कि याप पे है, अभी असाध्य नहीं हो। अब असाध्य की क्या कैटेगरी चली जाएगी, खुद ही बताओ आप। असाध्य क्या होगा? सन्निपात हो प्लस सहज अर्श हो। सहज अर्श और सन्निपात अर्श हमेशा असाध्य होते हैं। केवल आपसे अगर पूछे कि सन्निपात अर्श क्या होता है तो आप क्या लगाओगे? क्वेश्चन आया कि सन्निपात अर्श क्या होता है, कृच्छ साध्य, असाध्य, याप्य। असाध्य ही लगाओगे, क्योंकि सन्निपात के साथ वो कंडीशन देगा अगर कि अल्प लक्षण है, तब आप उसको याप्य लगाओगे सुश्रुत का। क्लियर? नॉर्मल सन्निपात और सहज अर्श दोनों ही असाध्य होते हैं। अब सुख साध्य का पढ़ लेते हैं। सुख साध्य कौन हो सकता है? जो बाह्य वली में स्थित हो, बाह्य मतलब सबसे आउटर वली में स्थित हो, और 1 दोषज हो और नवीन हो। तो नवीन प्लस 1 दोषज प्लस बाह्य वली स्थित अर्श सुख साध्य होता है। क्लियर हो गई साध्य साध्यता? ठीक है, अगला चैप्टर आता है तीसरा, अश्मरी निदान। बहुत इंपॉर्टेंट है अश्मरी निदान। देखो आप लोग के एग्जाम्स का जो मतलब जो एग्जाम गोइंग बैच है उनका थोड़ा इशू है। अपन लोग एक 1-1.5 महीने उसमें लेट हो गए थे आपके पेपर्स के चक्कर में और इन सब के चक्कर में। तो अब ये है कि कोर्स का इशू तो नहीं आएगा, लेकिन इतनी डिटेलिंग में संहिता ये अपन जहाँ तक पढ़ पा रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बीच में अगर अपने को लगता है कि डिले हो रहा है, एग्जाम का डेट या ऐसा कुछ फॉर्म वॉर्म आ सकते हैं, ऐसे अभी तो नहीं आएंगे, जुलाई अगस्त अगस्त के पहले तो एग्जाम होनी नहीं है। तो उसके पहले अपन जब तक करेंगे, अभी निदान और चिकित्सा तो कर ही लेंगे, उसके बाद चरक सूत्र स्टार्ट कर देंगे। साथ में फिर एक सब्जेक्ट चालू कर देंगे रसशास्त्र या डीजी, क्योंकि रसशास्त्र और डीजी के अलावा कोई सब्जेक्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं नहीं। क्योंकि अपन चिकित्सा अगर संहिता अगर पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आप सिर्फ रीड कर लोगे तो भी आप हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बीच में अगर अपने को ऐसा लगा कि जल्दी करना है, तो फिर अपन कुछ कुछ चीज़ों के, जैसे चरक निदान है या सुश्रुत सूत्र है, तो इन सब के नोट्स भी दे सकते हैं, तो उन चीज़ों को नोट से कर लेंगे। क्योंकि डिटेलिंग जो अपने को शल्य वाला पोर्शन करना था वो तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ रहे हैं। तो अभी जितना शल्य वाला पोर्शन अच्छे से कर पा रहे हैं उतना तो करें, और चरक सूत्र को बुक से करना जरूरी है, वो करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। ठीक है। और तुम्हारी क्या नाम है इनका, हिमांक और इन सब के लिए भी खुशखबरी है। 400 तो नहीं, 350 400 आयुष सीएचओ की पोस्ट फिर से आने वाली है। 1.5-2 महीने में आ जाएगा विज्ञापन। 30-40 उसमें होम्योपैथी वालों की भी है, बाकी पूरी आयुर्वेद की है। आयुष सीएचओ फिर से आने वाली है।
पीएससी है ही आगे, तो पढ़ना तो है ही, पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए अश्वरी निदान स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर। अश्वरी निदान में सबसे पहला थर्ड श्लोक देखेंगे कि चतस्त्रो अश्मरियो भवन्ति। सबसे पहला अश्मरी कितनी, तो चतस्त्रो मतलब 4 होती हैं टोटल, सुश्रुत की। चरक की वहीं पे लिख लीजिए, एक ही होती है। चरक ने अश्मरी की कोई भेद नहीं बोले, चरक की अश्मरी एक ही है। तो चतस्रो अश्मरी भवन्ति श्लेष मधिष्ठाना, पूरी लाइन को हाईलाइट करो, श्लेष मधिष्ठाना को स्टार लगाओ। 4 अश्मरी होती सबको पता है, लेकिन पूरी अश्मरी या पूरी अश्मरी व्याधि ही श्लेष्मा के अधिष्ठान या श्लेष्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है। बिना श्लेष्मा के अश्मरी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 4 कौन सी होती हैं, तो श्लेष्मणा इसलिए पहले लिखा है, देखो हमेशा वात पित्त कफ रक्त ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कफ इसलिए पहले लिखा है क्योंकि कफ यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडोमिनेंट और प्रायोरिटी पे रहता है। तो श्लेष्मणा वातेन पित्तेन शुक्रेण चैति, ये 4 हो गई। अश्मरी का कारण देखते हैं, फिर नीचे आके कारण देखो, कारण क्या है, तो तत्र संशोधनशीलस्य, संशोधनशीलस्य अपथ्यकारिणा, मतलब जो संशोधन से अपने शरीर की शुद्धि नहीं कराते बार बार समय समय पर, संशोधन के बार बार या समय समय पर न कराने से कौन सी व्याधि होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है निदान से। तत्र असंशोधनशील, असंशोधन मतलब जो संशोधन से अपनी बॉडी क्लियर नहीं कराते हैं बारी बारी से, ऐसे लोगों को अश्मरी होने के चांसेस रहते हैं। देखो अश्मरी है, अश्मरी मतलब क्या होता है, कोई पत्थर या कुछ शरीर में रुक जाना। तो पत्थर या कोई चीज शरीर में कब रुकेगी, भाई बाथरूम या है या आपका घर है, कहीं में भी आप सफाई बार बार नहीं करोगे तो वहाँ पत्थर कंकड़ रुक जाएंगे ना। सफाई करोगे जब तो बाहर निकलेंगे वो, इसलिए तो वो सफाई करते हैं। इसी तरह शरीर की सफाई नहीं करोगे तो उसमें पत्थर पड़ जाएंगे, ऐसा याद रखना। तो अश्मरी होती है बिना संशोधन कराने से या संशोधन रेगुलर न कराने से, एक इंपॉर्टेंट है। श्लेष्मा मूत्र संप्रक्तो अनुप्रविश्य बस्तिम अश्मरी जनयति, उस कारण से प्रकुपित श्लेष्मा जो रहता है वो मूत्र के सहारे बस्ती में प्रवेश करके अश्मरी को उत्पन्न करता है, ना कि वृक्क में। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है ना। तो बस्ती अश्मरी जनयति, बस्ती अधिष्ठान है, ना कि वृक्क। मॉडर्न मॉडर्न से कोरिलेट करके अपन कभी कभी वृक्क लगा देते हैं, लेकिन बस्ती ही आंसर लगेगा, अपने को वृक्क वृक्क नहीं पता, बस्ती वाले हैं अपन। ठीक है, ये 2 चीज भी अंडरस्टूड है। तीसरी सीधे पूर्व पे आ जाते हैं अपन। तासाम पूर्व पाणी क्या क्या है, बस्ती पीड़ित, बस्ती पीड़ा आरोचक, बस्ती में पीड़ा होगी आरोचक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मूत्रकृच्छ इंपॉर्टेंट है, मूत्रकृच्छ जो खुद एक व्याधि है वो अश्मरी का पूर्व रूप है, इसलिए इसको स्टार लगाओ। मूत्रकृच्छ अश्मरी का पूर्व रूप में भी आता है। बस्ती सिरो मुश्क शेपसाम वेदना, बस्ती सिरो और मुश्क इत्तेरियम वेदना तो होगी होगी। ज्वर कृच्छा और साधो भी ठीक है। बस्त गंधित्वम वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क का क्वेश्चन यही है। बस्त गंधित्वम मतलब बकरे के समान गंधाना या बकरे के मूत्र के समान गंधाना, ये लक्षण अश्मरी का बहुत फेमस है, पूर्व है, बहुत बार पूछा, हजारों करोड़ों बार कि बस्त गंधत्वम किसका पूर्व है, तो अश्मरी का। बकरी, बकरी बस्त मतलब बकरी, बकरी को अपन क्या क्या मारते हैं, कंकड़ पत्थर फेंक के मारते हैं, तो बकरी को अपन पत्थर फेंक के मारते हैं, मतलब पत्थर मतलब अश्मरी। तो अश्मरी का पूर्व रूप है क्या, बस्त गंधित्वम। एक ये स्टार मार्क का क्वेश्चन हुआ। छठे नंबर पे आइए, फिर देखते हैं अपन क्या है। कश्मीरी के पूर्व में मनुष्य वाताली दोषों के अनुसार वेदना तथा रंगयुक्त दूषित गाढ़ा कलुषित मूत्र कठिन त्याग करता है, मतलब यथा स्ववेदना वर्ण दुष्टम सांद्रम अथा विलम, बस इतनी लाइन को स्टार लगाओ, हाईलाइट करो। यथा स्ववेदना वर्ण, अपने वात आदि दोष के अनुसार वेदना और रंग युक्त रहेगा, जो जो भी वेदना, जो जो दोष की उसको वेदना है, उस वेदना के अकॉर्डिंग उसको पेन होगा और उसके अकॉर्डिंग उसका रंग होगा। स्ववेदना वर्ण दुष्टम सांद्रम अथा अविलम, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, राविल मतलब भी होता है कैसा, पिच्छिल जैसा। तो गाढ़ा और पिच्छिल मूत्र त्याग करना, उसी के नीचे लिखिए, कुछ याद आ रहा है, सांद्रम अथा अविलम से। प्रभूत आविल मूत्रता क्या है, प्रभूत आविल मूत्रता क्या है, नहीं प्रमेय तो है, प्रमेय का क्या है, ऐसे आंसर दोगे पीजी वालों।
प्रमेय का पूर्ण रूप तो नहीं है यार अंकित, प्रत्यात्म लक्षण है बोल सकते हैं। प्रत्यात्म लक्षण, प्रत्यात्म लक्षण क्या होता है कि जो लक्षण किसी एक व्याधि में मिले तो दूसरी में कभी मिले ही ना, जो उसी व्याधि में मिले वो उसका प्रत्यात्म लक्षण होता है। ऐसे ही प्रभु ताविल मूत्रता प्रमेय का प्रत्यात्म लक्षण है। इसीलिए सांद्रम अथाविलम से कंफ्यूज मत हो। सांद्रम अथाविलम स्व यथा स्व वेदना वर्ण दुष्ट, अपनी वेदना के अनुसार वर्ण होगा उसका। सांद्रम मतलब गाढ़ा गाढ़ा और पिच्छिल पिच्छिल मूत्र का स्त्राव होगा, तो ये अश्मरी के पूर्व रूप में आ रहा है। और बस्त गंधित्वम, बस दो चीज याद रखेंगे। इस बार आते हैं अपन क्या, व्यक्त होने पर, मतलब पूर्व रूप जब व्यक्त हो जाएंगे तो उनको क्या बोलोगे, पूर्व रूप थे जो व्यक्त हो गए, क्या बोलेंगे उसको? लिखा है ना हमने, देखो हिंदी में लिखा है, अश्मरियों के उत्पन्न हो जाने पर, अश्मरी के उत्पन्न हो जाने पर मूत्र त्याग करते समय, मतलब उत्पन्न हो गई मतलब अब ये सामान्य लक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, नाभि बस्ती सेवनी मेहनेश्व अयत तस्मिन महती वेदना, महती वेदना जो है वो महती हो जाएगी मतलब और ज्यादा हो जाएगी, है ना। रीड कर लेना, मूत्र धारा संग, वेरी इंपॉर्टेंट, मूत्र की धारा, जो मूत्र की धारा एक फ्लो में निकलती है वो उस फ्लो में नहीं निकलेगी, उस फ्लो में अवरोध हो जाएगा। संग मतलब अवरोध, ऑब्वियसली कहीं अगर मूत्र मार्ग में कोई बीच में पत्थर फंस गया है तो मूत्र धारा संग तो हो गई ना। और मूत्र धारा संग जो है वो रूप होगा या रूप होगा, क्वेश्चन ये बनता है। तुम्हें कोई बात बताओ कि अश्मरी बन चुकी है तभी तो मूत्र की धारा का संग हो रहा होगा, बनने के पहले तो होगा नहीं। नहीं पूर्ण रूप में हो जाते हैं, अभी बनने वाला है मतलब पहले से ही धारा नहीं दिखेगी। धारा का संग कब होगा, जब वहां अश्मरी है तब होगा या होने वाली है तब होगा, आप खुद बताओ। हो गई है तब होगा ना ऑब्वियसली। तो मूत्र धारा का संग सामान्य लक्षण है। और नाभि बस्ती सेवनी मेहनेशु अस्तस्मिन महती वेदना, ये भी सामान्य लक्षण। उसके बाद सरुधिर मूत्रता, भाई मूत्र में रक्त क्यों आएगा पूर्व रूप में, जब वहां पे कुछ है ही नहीं अभी, तो पूर्व रूप में मूत्र में रक्त कैसे आएगा? मूत्र में रक्त तभी आएगा जब वहां पे अश्मरी कहीं डैमेज कर दे, या आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहां कुछ डैमेज कर दे, पत्थर से कहीं कट जाए, तभी तो वहां से रक्त आएगा। ये भी मतलब सामान्य लक्षण है, क्योंकि अश्मरी हो चुकी है तभी तो डैमेज करके रक्त आ रहा है, इसलिए रक्त आना भी सामान्य लक्षण है। मूत्र विकीरण, विकीरण भी सामान्य लक्षण है। क्यों? क्योंकि विकीरण मतलब क्या होता है, धार का एक फ्लो में नहीं आना, धार का डिवाइडेड वे में आना। जैसे पाइप आप पकड़ते हो सीधे तो पाइप एक फ्लो में बहता है, तो पाइप को ऐसा दबा देते हो तो पाइप दो फ्लो में चलता है, तो उनकी धार दो में डिवाइड हो जाती है कि नहीं। ऐसा दबा दो पाइप को तो क्या किया आपने, पाइप को जो सीधा चल रहा था उसको बीच से दबा दिया। अब पाइप को बीच से दबा दिया तो वो धारा उसकी डिवाइडेड हो गई ना, मतलब आपने बीच में कुछ अवरोध डाल दिया, और डाल दिया अवरोध मतलब वो समान लक्षण। तो अश्मरी अगर बीच में आ जाएगी तो धारा साइड साइड से निकलेगी, इसलिए डिवाइडेड रहेगी, उसको बोलते हैं मूत्र विकीरण। आए समझ में? मूत्र विकीरण, धारा संग, सरुधिर मूत्रता, क्लियर है, ये सामान्य लक्षण में आते हैं। बहुत धीरे बोलते हो यार तुम लोग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आता है गोमेद प्रकाशम अत्याविलम और ससिक्तम विसर्जित। बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, गोमेद प्रकाशम अत्याविलम, गोमेद की मणि के समान स्वच्छ मूत्र का आना एवं मूत्र के साथ सिक्ता का त्यागना। सिक्ता मतलब होता है ग्रेवल, पाउडर होता है ना पाउडर जैसा, या शक्कर को पिसा हुआ रहता है, तो पिसी हुई जो बारीक बारीक शक्कर रहती है, क्रिस्टल्स का आना, क्रिस्टल इज वेरी परफेक्ट वर्ड फॉर इट। क्रिस्टल्स के फॉर्म में अगर मूत्र आ रहा है, मूत्र में क्रिस्टल दिख रहे हैं आपको, उसको बोलते हैं सिक्ता। तो सिक्ता का आना या गोमेद के प्रकाश के समान स्वच्छ बिल्कुल साफ मूत्र आना, ये भी किसका है, सामान्य लक्षण है। इसको सीधी सीधी याद कर लो कि गोमेद पहनना आजकल सामान्य बात हो गई है, ये लक्षण बहुत कंफ्यूज करता है।
वो पूछता है गोमेद प्रकाश सत्याविलम क्या है, अश्मरी का पूर्व रूप है, अश्मरी का लक्षण है, अश्मरी का उपद्रव है, क्या है। आधे तो कफज अश्मरी का लक्षण लगा देते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा रहता ही नहीं है, तो गोमेद समझ के कफ लगा देते हैं। जबकि गोमेद पहनना आम बात है, आम बात मतलब सामान्य लक्षण। और बस्त गंधित्वम, तो अश्मरी को पहले अपन क्या करोगे, देखो बकरी जब तक पास में नहीं आएगी तब तक आप उसको पत्थर मार के भगाओगे ना, कि भैया पास ना आया, पास आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, मारेगी। तो पत्थर मार के आप कब भगाओगे, जब बस बकरी आपके पास नहीं आई है अभी, मतलब वो पूर्ण रूप है, आप उसको दूर से ही भगा रहे हो पत्थर मार के। तो बस्त गंधत्व में पूर्ण रूप, लेकिन गोमेद प्रकाशम, गाय को हमेशा अपन पास में रखते हैं, मतलब सामान्य लक्षण है, ऐसा भी याद कर सकते हो। गाय हमेशा अपन घर में रखते हैं, बकरी को पत्थर मार देते हैं, है ना। तो बस्त गंधत्व पूर्ण रूप और गाय को घर में पाला, मतलब गोमेद सामान्य लक्षण। अब क्लियर है, याद रहेगा। उसके आगे एक और चीज लिखी है कि धावन लंघन प्लवन प्रस्थायन उष्ण अध्वगमनश्चास्य वेदना भवन्ति। घोड़े या ऊंट पे सवारी करना, खाल को लांघना, तैरना, दौड़ना, या किसी के नाले खाई को पार करना, कूदना, इन सब चीजों में उसको पेन होता है, ऑब्वियसली होगा, है ना। अश्मरी का लक्षण है, क्योंकि अश्मरी हो चुकी है तभी तो पेन हो रहा है। ये भी क्लियर है। नीचे विमर्श में वाग्भट का भी लिखा है, बिल्कुल वही लिखा है हमने, वो पढ़ लेना आप एक बार, है ना। वैसा का वैसा लक्षण है, कोई दिक्कत नहीं। अब चालू करते हैं अपन अश्मरी के लक्षण, एक एक अश्मरी। सबसे पहले आती है 8वां श्लोक में कफाश्मरी। कफाश्मरी पहले क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि कफ प्रधान है अश्मरी। बिना कफ के अधिष्ठान के या बिना कफ के आश्रय के अश्मरी की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। ठीक, पहले देखते हैं कफाश्मरी में सबसे पहली लाइन में कुछ नहीं है। श्लेष्मानन्नवरम हर्तो परिवृद्धिं प्राप्य बस्तिमुख अधिष्ठाय श्रोतो निरुन्नति तस्य मूत्र प्रतिघाताल दद्यते विद्यते नुस्तद्यते इव च बस्तिकु। ये इंपॉर्टेंट, विद्यते निस्तुद्यते इव च, इतना इंपॉर्टेंट है ये, कोई नहीं पढ़ाता, ना कोई नोट्स में है। लेकिन कोई पूछ ले कि विद्यते निस्तुद्यते इव किस बस किस अश्मरी का लक्षण है, सब आंख बंद करके वातज लगा देंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सही बता भाई। भेदन किसी पीड़ा या सुई चुभाने किसी पीड़ा कौन से अश्मरी में होगी, तो आप क्या आंसर दोगे, वाती दोगा, कोई भी आदमी वाती देगा, है ना। इसलिए इसको स्टाइल आगे ऊपर लिखो कि निस्तुद्यते और भिद्यते इव कफज अश्मरी का लक्षण है, ना कि वातज का। बात लिख के काटिए वहां पे और उसको स्टार लगाइए और डब्बे में डालिए। कोई पूछे ना पूछे, मैं तो पूछूंगा ये क्वेश्चन, है ना। तो निस्तुद्यते भिद्यते इव, ऐसे ही एक लक्षण आया था तोद युक्त नाड़ी। तोद किस नाड़ी का लक्षण था, अपन ने अभी शल्य पढ़ा है नोट से। तोद किस नाड़ी में होता था, पहले तो नाड़ी याद नहीं आता, नाड़ी कौन सी ही कब पढ़ी थी, नाड़ी क्या होता है सर, हमको तो यही नहीं पता है। अभी शल्य का नोट्स अपन ने कंप्लीट किए हैं बंद तक। क्या होता है नाड़ी, कहीं सुना है नाड़ी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मैं अकेला खुद से बात कर रहा हूँ। सुन पा रहे हैं तो जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे। वेरी गुड। डिम्पल बस अच्छी पढ़ती है, पर ये भी इन लोग की संगत में रह के बिगड़ ना जाए, है ना डिम्पल। अपने सीनियरों से कुछ सीखना नहीं बेटा, जैसी पढ़ती हो वैसी पढ़ना।
और अंकिता क्लास क्यों नहीं आ रही है? क्यों डिम्पल? अरे यार एक बात बताओ, आप लोग जानबूझ के नहीं बोलते हो कि आपको सुनाई लेट आता है? मतलब क्या इशू क्या है? नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग से करना, क्लास अटेंड नहीं करना बोलना, क्लास छोड़ना पाप है। ठीक है, तो भिद्यते निस्तुद्यते इव जो है वो वातज नाड़ी का वो वातज अश्मरी का लक्षण नहीं है, बल्कि कफज अश्मरी का लक्षण है। इसको स्टार लगाएंगे। उसके बाद है बस्ती गुरु शीतश्च भवती। तो बस्ती गुरु और शीत किस में रहेगी? कफ में ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अश्मरी चात्र श्वेता स्निग्धा महती। श्वेत स्निग्ध और महती, महती मतलब बड़ी, ये भी कफ का ही लक्षण है, कोई दिक्कत नहीं, पहचान लोगे। इंपॉर्टेंट लक्षण आता है कुक्कुटांड प्रतिकाशा मधुक पुष्प वर्णा। मधुक मतलब मधुक, बड़ा ऊ, है ना, बड़ा ऊ। तो कुक्कुटांड प्रतिकाशम मधुक पुष्प वर्णा। कुक्कुट और मधुक दोनों बड़ी की मात्रा वाले हैं। देखो एक चीज अच्छे से समझ लो अभी मधुक और मधु के बारे में। मधुक वर्णा मतलब बड़ी की मात्रा आती है कफ में, और छोटी मधु वर्णा आती है पित्त में। बड़ी की मात्रा ऊ, बड़ा ऊ कफ में, और छोटा ऊ मधु वाला पित्त में। ठीक है, तो अब एक बात समझ लो अच्छे से कि बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ, कफ बड़ा होता है या पित्त बड़ा होता है? बड़ा कोई भी चीज का बड़ा होना या साइज में लार्ज होना या बहुत विशाल होना पित्त का लक्षण है या कफ का? कफ का है ऑब्वियसली। उसको ऐसे ही याद रखना, हमेशा कंफ्यूजन होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जीवन भर ऐसे ही याद रहेगा कि बड़े ऊ की मात्रा वाला कफ का है, क्योंकि बड़ा हमेशा कफ होता है। बड़ा शरीर किसका? कफ वाले का। तो मधु को वर्णा कफज, मधु वर्णा पित्तज। ये कंफ्यूजन यही खत्म कर दो अभी के अभी, जीवन भर साथ में रहेगा नहीं तो। ठीक। उसके बाद आते हैं कुक्कुट आंड प्रतिकाशम। तो ठीक है, कुक्कुट आंड, कुक्कुट के अंडे का वर्ण कैसा होता है? कुक्कुट का अंडा देखा है सबने? मुर्गे के अंडे का कलर कैसा होता है? व्हाइट। बस अपना आंसर मिल गया। और व्हाइट कलर कौन से दोष का है? कफ का। बस बात खत्म, पैसा आ जाए, अपने को आंसर से मतलब। कुक्कुट आंड मतलब कुक्कुट के अंडे का वर्ण कैसा? व्हाइट, तो कफज। मधुक वर्णम बड़ी की ऊ की मात्रा मतलब बड़ा कौन? कफ, तो कफज। बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, अच्छे से याद रखना। अष्टांग हृदय ने क्या किया है? कफज अश्मरी में ही मधु वर्णा बोल दिया। जो आपको मैंने याद कराया वो एज इट इज याद रखो, बड़ा छोटा सब वैसे ही याद रखना। बस आखिरी में ये चीज दिमाग में बैठा लेना कि अष्टांग हृदय ने मधु वर्णा कफ में ही बोला है, ना कि पित्त में। वहीं पे सलागिली लिख लो, क्योंकि अष्टांग जी थे वो, उनको क्या लगता था कि मधु जो है वो कफ का शमन करता है। भाई मधु सबसे श्रेष्ठ ड्रग है कहेगी कफ की, तो वो गधे थे, उनको लगा कि मधु ही जाएगा कफ में, मधु तो जाएगा नहीं, तो उन्होंने मधु वर्णा ही कफ में डाल दिया, है ना। थोड़ी सी नकल जोड़ने में वो गलती हो गई उनसे, तो उनने मधु वर्णा ही रहने दिया कफ में, जबकि सुश्रुत ने उसको मधु वर्णा बोला था, ना कि मधु वर्णा। यही कहीं क्लियर कर लिया ये। अब चलते हैं अपन उसी के विमर्श में। देखिए कि कफज अश्मरी को बेसिकली मॉडर्न वाले क्या बोलते हैं? फॉस्फेटिक कैलकुलस। तो फॉस्फेटिक कैलकुलस होता है वो, उसमें भी जो कैलकुलस होता है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। यूरिक एसिड होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है ना, फॉस्फेटिक कैलकुलस होता है। तो फॉस्फेटिक कैलकुलस जो होता है बेसिकली वो कफज अश्मरी से कोरिलेट कर सकते हैं, है ना? थोड़ा सा देख लेना। पित्ताश्मरी में आते हैं कि पुत्युक्त श्लेष्मा समनात्युं यथोक्ताम परिवृद्धिम प्राप्य बस्तिमुख अधिष्ठाय श्रोतो निरोधति। तो उसमें भी था तस्य मूत्र प्रतिघाता दूष्यते चूष्यते दह्यते पच्यते इव। अंडरलाइन करो, चूष्यते दह्यते पच्यते इव। पढ़ के समझ में आ रहा? चूष्यते मतलब चोष, दाह, पचन,
किसमें होता है? पित्त में ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस्तिर उष्ण वातस्य भवति, बस्ती से उष्ण वातस्य भवति मतलब गरम गरम हवा निकलती। गरम गरम बात का तो अपने कोई मतलब नहीं है, कुछ भी निकले, उष्ण से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उष्ण मतलब पित्त, आप लगा दोगे। बस्तिर उष्ण वातस्य भवति किसका? पैतृक अश्मरी का। उसके बाद देखिए, सरकता पीताओ भाषा कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर कैसी थी? अश्मरी छात्र श्वेता, स्निग्धा, महती। तो श्वेता, स्निग्धा, महती देख के आप कफ लगा ले रहे थे। यहाँ पे पीता और भाषता तो क्लियर है। केवल अगर ऐसा पूछ ले कि कृष्ण वर्ण की या कृष्णा अश्मरी कौन सी होती, तो आप कहीं वात न लगा दो। इसलिए कृष्ण से याद रखना। कृष्ण मतलब एकदम काला। काला कब होता है? जब पित्त से जल जाए। अश्मरी के केस में याद रखना, पत्थर को जला दो तो एकदम लाल तप्त होकर काला हो जाता है। जला दो मतलब पित्त। इसलिए कृष्ण वो है। और उसी के नीचे लिखो श्याव वर्ण, श्याव वर्ण की वातज अश्मरी होती है, वहीं पे लिखो। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कहीं किसी को नहीं पता होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन। श्याव वर्ण की अश्मरी वातज है, जबकि कृष्ण वर्ण की पित्तज है। तो क्योंकि कृष्ण मतलब एकदम काला, और काला एकदम काला कब होता है? जब किसी चीज उसको जला देती। तो पत्थर को जलाओगे तो एकदम काला हो जाएगा, मतलब कृष्ण वर्ण पैतृक है, श्याव वर्ण वातज। क्लियर है यहीं की यहीं? इसको याद रखना। सरकता पीता हुआ भाषा कृष्णा, ठीक है। भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधुवर्णा, मधुवर्णा अपने को याद है, याद नहीं करना। भल्लातक अस्थि बस याद रखना है। भल्लातक अस्थि कैसे याद रखेंगे? बताओ जल्दी। भल्लातक अस्थि, यस। भल्लातक कैसा होता है? भल्लातक मतलब बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, उष्ण और फेमस होता है अपनी उष्णता और तीक्ष्णता के लिए। जब भल्लातक खिलाते हैं ना किसी को, उसको बोलते हैं पहले मुंह में घी का लेप कर लो, तब भल्लातक खाओ। भल्लातक को टच करने से भी आपको हाथ में ब्लिस्टर हो जाते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन बोलते हैं, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, है ना। तो भल्लातक अपने स्वभाव से ही इतना उष्ण तीक्ष्ण है, भल्लातक किस में जाएगा? पित्त में जाएगा ना। बस अपना सवाल क्लियर। भल्लातक अस्थि भी कहाँ गया? पित्त में। मधुवर्ण क्लियर है ही। बस अब आगे आ जाओ। इसको क्या बोलते हैं मॉडर्न में? इसको यूरिक एसिड बोलते ही बोलते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड वाली जो अश्मरी होती है ना, वो रेडियो ल्यूसेंट होती है। रेडियो ल्यूसेंट से क्या समझते हैं? रेडियो ल्यूसेंट मतलब वेरी गुड, जो एक्सरे में विजिबल ना हो, दैट इज रेडियो ल्यूसेंट। जो रेडियोलॉजी है, रेडियो की वेव्स जो होती हैं उसको भी रजिस्ट कर ले, वो अश्मरी को बोलते हैं रेडियो ल्यूसेंट। तो वो होती है यूरिक एसिड वाली। और यूरिक एसिड को किससे कोरिलेट कर रहे हैं अपन? पित्त से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूरिक, यू में यू आ रहा है, यू से उष्ण और उष्ण से पित्त। बस यूरिक एसिड अपना पित्त वाला हो गया। फिर आते हैं अपन वाताश्मरी पे। तो वाताश्मरी में कुछ खास नहीं है, पहली लाइन छोड़ दो। दूसरी लाइन में देखो, सेकेंड हाफ में, दंतान खादती नाभिम पीड़यति मेड्रम मृदनति पायुम स्पृशति विशर्दते। वेरी इंपॉर्टेंट। दंतान खादती, तो दांत का कोरिलेशन किससे करते हैं? दांत या अस्थि का आश्रय आश्रयी भाव कौन है? वात है, इसलिए वाताश्मरी का लक्षण। तो दंतान खादती, और भी कहीं अपश्मार में भी मिलता है, जो अपन ने पीडिया में ग्रह बाधा पढ़ के आया ना, उसमें भी स्कंद अपश्मार में भी कहीं ना कहीं मिलता है। वो चीजें वहां से देख के आपको यहाँ पे लिखना है, इतना काम कर लेना। इतना काम नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको बचा नहीं पाएगा कोई, है ना। तो दंतान खादती अपन ने यहाँ से कोरिलेट कर लिया, दंत का आश्रय आश्रय भाव वात है, इसलिए वाताश्मरी का लक्षण। उसको बताते हैं नाभि पीड़यति। नाभि पीड़यति में पीड़यति को याद रखो। पीड़ा या पीड़न करना हमेशा वात दोष का लक्षण होता है, इसलिए पीड़यति काय में जाएगा? वात दोष। मेद्रम मृदनोति, बार बार मेद्र को छुएगा या उसको स्पर्श करेगा। बार बार मेद्र को बच्चा कब छुएगा? जब उसको वहां पे पेन होगा,
इसलिए वातज अश्मरी का लक्षण है ना। मेद्रम पीड़यति मेद्रम मृदुनोति पायुम स्पृशति, पायुम स्पृशति, बार बार उसको स्पर्श करेगा, वही, क्योंकि बार बार उसको वेदना होगी, है ना। और विशर्धते इंपॉर्टेंट है। विशर्धते मतलब क्या समझते हैं? आवाजें निकलना, मतलब शब्द का निकलना। विशर्धते मतलब होता है आवाज निकलना, मेरे ख्याल से। हिंदी दी है क्या इसकी? वेदों का दांतों को काटता है, नाभि को दबाता है, शिश्न को मसलता है, गुद को छूता है, जोर से चिल्लाता है। चिल्लाना, तो शब्द कब आते हैं? शब्द करना या चिल्लाना या आवाज निकालना, कौन किसका लक्षण है? वात के कफ में से। कभी भी शब्द के साथ कोई भी स्त्राव होता है तो अपन वात लगाते हैं। यहाँ भी वही है कि चिल्लाएगा या विशर्धते, विशर्धते वर्ड याद रखना। तो विशर्धते वात का, व से विशर्धते, व से वात। वात की भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे देखो लास्ट लाइन में, श्याव परुष विषमा खरा। यहाँ से दिक्कत सिर्फ श्याव में थी तो वो अपन ने याद कर ली। वहीं पे नीचे फिर से लिखो, कृष्ण वर्ण पृष्मरी पित्त है। कृष्ण वर्ण वाली कौन सी है? पैतृक। परुषा विषमा खरा भी याद हो जाएगा। कदम्ब पुष्प, कदम्ब पुष्पवत कंटकाचिता, हमेशा याद कराता हूँ। कदम्ब पुष्पवत और कंटकाचिता, है ना। तो कदम्ब पुष्पवत कंटकाचिता कौन होगा भाई? कदम मतलब कदम बढ़ा के चलना, तो कदम बढ़ा के चलना मतलब मूवमेंट करना। कदम कदम चले जा या मूवमेंट करना किसका काम है? गति करना, कदम बढ़ाना कौन से दोष का काम है? बात का। बस अपना क्वेश्चन सॉल्व। कहाँ वो केपी को अस्थि मिली वाली ट्रिक याद करोगे, उससे कंफ्यूज हो जाते हो। एक एक वर्ड को वहीं कोरिलेट करके याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। जैसे ही नाम पढ़ोगे वैसे ही सोल्यूशन आ जाएगा। कदम मतलब कदम कैसे बढ़ाएंगे? मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट कौन कराता है? वात। वातश्मरी का लक्षण। क्लियर है? तीनों अश्मरी के लक्षण गलत तो नहीं होंगे? ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सलेट ऑफ लाइम कैलकुलस। वहीं पे स्टार लगा लो। ऑक्सलेट ऑफ लाइम, है ना, ऑक्सलेट बोलते हैं, ऑक्सलेट। एक और बहुत अच्छी लाइन दी है तीनों अश्मरी के लिए, अगली वाली देखो 11वां श्लोक में, कि आखिरी वाली फर्स्ट जो श्लोक है उसको लास्ट लाइन देखो, विशेषेण बाला नाम भवंती। विशेष कर बालाओं में मतलब बच्चों में अश्मरी की उत्पत्ति या अश्मरी की प्रतीति होती है। विशेषकर बाला नाम। वैसे भी श्लेष्मा से उत्पन्न हो रही थी अश्मरी, है ना। श्लेष्मा के बिना अश्मरी का अधिष्ठान पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसका अधिष्ठान ही श्लेष्मा था। और श्लेष्मा किसमें बड़ा रहता है? बच्चों में, ऐसा याद रखना। इसलिए अश्मरी प्रायः बच्चों में ज्यादा होती है, देखने को मिलती है। आजकल अडल्ट में भी हो रही है, लेकिन अश्मरी इनके हिसाब से बच्चों में ज्यादा होती है, क्योंकि श्लेष्मा बच्चों का अधिष्ठान भी है। अब ये तो हो गया अदर्शन आपका। अदर्शन रीजन ऐसे बनते हैं कि विशेषेण बाला नाम भवंती, अदर्शन हो गया ये। अश्मरी की उत्पत्ति विशेषकर बालकों में होती है या छोटी उम्र वाले बच्चों में होती है, ये अदर्शन हुआ। रीजन क्या है? उसी के नीचे लिखा है, तेषाम एवाल अल्प बस्ती कायत्वाद अनुचित मासत्वाच बस्ते, है ना, सुख ग्रहण आहरण वा भवंती। ये इसका रीजन हुआ। क्या रीजन हुआ? पढ़ो। क्योंकि उन बच्चों की बस्ती तथा शरीर छोटा होने से, बस्ती और शरीर दोनों ही छोटा होता है, और उनमें बस्ती के मांस का उपचय अधिक नहीं होता, उसमें बस्ती के मांस का उपचय भी अधिक नहीं होता, इस कारण न पैदा होने से होती है, तथा उन अश्मरियों को यंत्र द्वारा आसानी से पकड़ सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो ये रीजन अदर्शन हुआ, नीचे रीजन हुआ, क्योंकि उनका शरीर और उनकी बस्ती दोनों ही छोटे होते हैं, जिसके कारण उनकी बस्ती में उतना मांस का उपचय नहीं होता, है ना। मांस का ज्यादा उपचय नहीं होता, इसलिए वहां पे अश्मरी होने की संभावना ज्यादा रहती है। बस ये अदर्शन रीजन के लिए कभी आ सकता है, ए अपॉन आर लिख लेना उसको। ठीक। उसके बाद शुक्राश्मरी है। शुक्राश्मरी में कुछ भी नहीं है, है ना। शुक्राश्मरी क्या होती है? शुक्राश्मरी मतलब कि बच्चों में एब्सेंट होती है। पहली बात तो ये, शुक्राश्मरी के बच्चों में कोई काम नहीं है ना। सेकंड लाइन देखो श्लोक की, सा मूत्र मार्ग माम आवरण होती मूत्र कृच्छम बस्ती वेदना। मूत्र कृच्छम बस्ती वेदना किसका लक्षण है? शुक्राश्मरी। तो क्या सीख मिली अपने को यहाँ से? ये सीख मिली
कि मूत्रकृच्छ जो था वो अश्मरी के पूर्व रूप में था, लेकिन शुक्र अश्मरी के लक्षण में भी है। मूत्रकृच्छ दो जगह, अश्मरी का पूर्व रूप प्लस शुक्र अश्मरी का लक्षण। शुक्र की अश्मरी बन जाएगी तो मूत्रकृच्छ तो होगा ही होगा ना भाई, क्योंकि दोनों का मार्ग एक ही है, अलग अलग मार्ग थोड़ी है। ठीक है। वृषणयोश्च शवथुम अपादयति, वृषण में शवथु रहेगा। वृषण देख के आप समझ जाओगे, वृषण मतलब टेस्टिस, और टेस्टिस है मतलब शुक्र की बात हो रही है, मतलब शुक्राश्मरी का लक्षण, यहीं से क्लियर हो जाएगा। पीड़ित मात्रे च तस्मिन में वो प्रदेशे प्रविलाम मध्यते, पीड़ित मात्रे, केवल दबाने मात्र से ही वो अश्मरी घुल के निकल जाती है, क्योंकि शुक्र कैसा होता है, शुक्र सौम्य होता है, कोई हार्ड थोड़ी होता है वो पत्थर जैसा। तो आप थोड़ा सा बस वहां दबाओगे ना तो दबाने से ही वो निकल जाएगी। तो पीड़ित मात्रे च तस्मिन में प्रदेश, पीड़ित मात्रे समझ जाना कि दबाने से ही सही हो जाएगी। ऐसी कौन सी अश्मरी है, शुक्राश्मरी, और ये बच्चों में एब्सेंट होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है शर्करा में। शर्करा में को कुछ नहीं करना है, सिर्फ चार चीज याद रखना है कि रेफरेंस के तौर पे कि ये केवल सुश्रुत नहीं बताइए। क्या बताइए कि शर्करा में है, सिक्ता में है, भस्माख्य, ये अश्मरी के विकार हैं, या अश्मरी से होने वाले विकार हैं। अश्मरी वैकृतम देखो लिखा है क्या क्या, शर्करा में, सिक्ता में, भस्म में, ये अश्मरी के कारण ही पैदा होते हैं। भस्म में मतलब भस्माख्य, तो भस्माख्य, सिक्ता में और शर्करा में बस याद रखना कि केवल सुश्रुत ने बताए और अश्मरी के विकार टाइप के हैं, इसलिए सुश्रुत ने बताए। फिर आता है बस्ती का वर्णन, मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सुश्रुत ने बस्ती का वर्णन या बस्ती की रचना, बस्ती की संरचना कहाँ बताई है, तो सुश्रुत निदान 3 में अश्मरी प्रकरण में। ऐसी कुछ चीजें रेफरेंस अच्छे बन जाते हैं, जैसे मान प्रकरण का रेफरेंस, सुश्रुत ने मान प्रकरण कहाँ समझाया बताओ, ऐसी बुक में पढ़ाया हूं मैंने कहीं, मान प्रकरण का वर्णन सुश्रुत ने कहाँ किया। वेरी गुड, सुश्रुत चिकित्सा 31, पहले ही अध्याय कौन सा था, स्नेह अध्याय, है ना। यही था ना। स्नेह अध्याय में उन्होंने मान प्रकरण का वर्णन किया था। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने अश्मरी के साथ साथ बस्ती का वर्णन भी कर दिया। तो शारीर नहीं लगाना, सुश्रुत निदान 3 लगाना बस्ती के लिए। और बस्ती के लिए बहुत अच्छी लाइन बोली उन्होंने कि नाभि प्रस्थ कटी मुष्क गुद वंशण शेफ साम, नाभि प्रस्थ कटी मुष्क गुद और वंशण, शेफ साम और शेफ, एक द्वारम तनुत्व को, इन सब के मध्य में स्थित होती है और एक द्वार वाली होती है। एक द्वार तनुत्व को, ये सिंगल लाइन भी पूछिए किसके लिए बोला है। एक द्वार मतलब बस्ती में द्वार तो एक ही होता है नीचे से, तो एक द्वार तनुत्व को मध्य बस्ती अधोमुखे, और बस्ती का मुख किधर होता है, अधो की तरफ, और मध्य मतलब इन सब के बीच में, नाभि, पंक्षण, पृष्ठ, कटी, मुष्क, सेफ शाम, इनके मध्य में अधोमुख की हुई, और तनु बिल्कुल पतली त्वचा की होती है और एक द्वार वाली होती है। तो ये लाइन अच्छे से याद रखना कि बस्ती के लिए आई है, एक द्वार तनुत्व को मध्य बस्ती अधोमुख है। ठीक। अलाबुआ इव रूपेण सिरा स्नायु परिग्रह, अलाबू के समान रूप बोला। अलाबू देखा है आपने, गोल सा होता है और फिर नीचे गड्ढा होता है, और लाबू के रूप की बस्ती बोली है, बस्ती का शेप भी वैसे ही बताया। क्या लाबू के समान होती है, तो लाबू के समान कौन, बस्ती, है ना। सीधा स्नायु परिग्रह। और नीचे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मूत्राशयो मलाधार प्राणायातमम उत्तमम, वेरी इंपॉर्टेंट फेमस लाइन, इसको स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूत्राशयो, मूत्राशय बोलते हैं इसी को, मलाधार भी बोलते हैं इसी को, और प्राणायातमम उत्तमम भी बोलते हैं इसको, मतलब प्राणायातमम उत्तम है तो बस्ती है। और एक चीज को प्राणायातम उत्तमम बोला गया है, किसको बोला है, गधे, कहाँ बोला सिर को प्राणायातम उत्तमम, किसने बोला, ओज को बोला है, ओज को, प्राणायातमम उत्तमम ओज के लिए आया है।
और बस्ती के लिए भी आया। तो मूत्राशय मलाधार, मलाधार को इसलिए याद रखना कि अपन सोचते हैं मलाधार किसका पर्याय है, पूछ लेते हैं कभी कभी। अपन सोचते हैं मल का आधार कौन, पुरीशाशय या गुदा, ऐसा कुछ भी लगा देते हैं, या पक्वाशय। लेकिन पूरी मलाधार को मल से कोरिलेट नहीं करना। मल मतलब केवल पुरुष नहीं होता, मल मतलब मूत्र भी तो होता है। तो मूत्र या मल का द्वार क्या होता है, बस्ती। मलाधार किसका पर्याय, बस्ती का। इतनी चीज याद रखना। कल इसका एक पेज है बस, वो रीड करके अपन भगंदा चालू कर देंगे, ठीक है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया बस बची है, तो कल देखते हैं। और वो सबको बोल देना, ग्रुप वालों को, कि सुबह 8 बजे के बाद उस नंबर पे फ़ोन लगाए और उनको कंप्लेंट करे। एक तो वो टेस्ट के रिगार्डिंग, कि टेस्ट के नंबर हमको जो पुराने जो गलत क्वेश्चन है वो दिख नहीं रहे। और तीसरा बोलना, ऐप में बहुत इशू आ रहा है, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। जो भी इशूज हैं आपको कंप्लेंट करके बताना, और सबके सब कंप्लेंट करना, ठीक है, 8 बजे के बाद। ठीक है। कल आपका शाम को दूसरे और तीसरे, अश्मरी और अर्श, 2 निदान का टेस्ट होगा, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट, तो पढ़ के रखना, ठीक है।